स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें, हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देते हैं, साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। लेकिन उसके पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक अपडेट देना था गिव अवे के बारे में, स्पेशली जो लोग ये वीडियो रात 9 बजे के पहले देख रहे हैं, क्योंकि ठीक रात 9 बजे इंस्टाग्राम में लाइव आकर हम अपने पहले बड़े गिव अवे में विनर अनाउंस करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपने बंधु को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे आपको दिख जाएगा शॉपिंग बंधु आईडी, इंस्टाग्राम आईडी है हमारा। फॉलो कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे लाइव विनर चुनते हुए जरूर देखना। अब ले लेते हैं हम अपने पहले सवाल को। तो यहाँ पे कल हमने एक वीडियो डाला था MI TV 4A Pro 32 इंच के बारे में, तो यहाँ पे काफी सवाल उससे रिलेटेड है। तो पहले क्विकली ये सवाल के जवाब दे देते, फिर दूसरी टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। तो पहला सवाल है जितेंद्र जी का, वो पूछते कि क्या नेटफ्लिक्स सपोर्ट है इस टीवी में। तो MI की जो प्रो सीरीज है 4A Pro, 4C Pro, 4X Pro, ये ऑफिशियल एंड्रॉइड सीरीज है। यहाँ पे ना तो Amazon प्राइम का सपोर्ट है, ना नेटफ्लिक्स का सपोर्ट है। Xiaomi ने कहा है कि Amazon प्राइम बहुत जल्द आने वाला है और जरूर आएगा, और नेटफ्लिक्स उसके बाद आएगा। Amazon प्राइम मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर आ जाएगा ये प्रो सीरीज में। नेटफ्लिक्स कब आएगा उसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जरूर आएगा। तो फिलहाल नहीं है, फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला सवाल है महेश परब जी का, वो पूछते हैं क्या MKV फाइल सपोर्ट है इस टीवी में। जरूर है इस टीवी में MKV फाइल सपोर्ट, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव में डाल के आप वो देख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल, ये यहाँ पे कंपैरिजन किए हुए हैं, काफी सवाल है इनके। यहाँ पे पहला सवाल है निखिल जी का, वो पूछते हैं क्या MI TV 4A Pro और iFalcon 32 में से कौन सा लेना चाहिए। तो iFalcon 32 इंच टीवी मैंने लास्ट ईयर देखी थी, जो 2018 का मॉडल है। मुझे वो टीवी काफी अच्छी लगी थी, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी थी, काफी अच्छा साउंड था, लेकिन उसकी ब्राइटनेस लेवल्स कम थी, उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी कम था। यहाँ पे MI TV 4A Pro का जो 43 इंच वाला मॉडल है, वहां पे हमने IPS स्क्रीन्स, IPS पैनल देखे हैं। तो अगर 32 इंच में IPS पैनल आने वाले हैं तो डेफिनेटली उसकी पिक्चर क्वालिटी, उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो, उसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली बेटर होगा iFalcon 32 इंच वाले मॉडल से। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा रुकना है, एक बार मार्केट में आ जाए ये टीवी, हमको पता चल जाएगा कौन से पैनल्स आ रहे हैं और तभी हम डिसीजन लेंगे। अगर IPS पैनल आ रहे हैं तो आंख बंद करके MI TV 4A Pro ही खरीदना है। इसके बाद अगला सवाल है, और ये काफी लोगों ने पूछा है। प्रवीण जी पूछते हैं 4A Pro या फिर 4C Pro। 4A Pro आपको फ्लिपकार्ट में मिलती है, 4C Pro आपको Amazon में मिलती है। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों की स्पेसिफिकेशन एकदम सेम है। 4C Pro में थोड़ा सा मेटल स्ट्रिप दिया हुआ है, थोड़ा सा डिजाइन थोड़ा सा अलग है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस वाइज कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे अगेन वही पॉइंट आएगा, अगर 4A Pro 32 इंच में अगर IPS डिस्प्ले, IPS पैनल आपको देखने को मिलने वाला है तो डेफिनेटली 4A Pro ही खरीदना है। बाकी स्पेसिफिकेशन, साउंड, पिक्चर क्वालिटी सब सेम ही है दोनों टीवी में। अगला सवाल है परमजीत सिंह का। परमजीत जी पूछते हैं कि कौन सा फोन लेना चाहिए, Redmi Note 7 Pro या फिर Poco F2, और कौन सा फोन गेमिंग के लिए अच्छा है। तो Poco F2 अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, आने वाला है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, अंदर क्या होगा वो हमें नहीं पता है। Redmi Note 7 Pro लॉन्च हो चुका है। अगर हम Poco F1 को देखें जो पिछले साल निकला था, तो Poco सीरीज एक ऐसे फोन की सीरीज है जो पावरफुल है, जिसमें काफी बढ़िया प्रोसेसर है, काफी अच्छे ग्राफिक्स है, गेमिंग के लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए फोन है। उसमें कोई बढ़िया कैमरा नहीं है, बढ़िया लुक्स नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इतनी खास नहीं है, साउंड आउटपुट इतना अच्छा नहीं है। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चले कि Poco F2 भी ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएगा, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स मिल जाएंगे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी, कैमरा शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। Redmi Note 7 Pro कैमरा को खास ध्यान में रख के बनाया गया, साथ ही साथ उसकी बिल्ड क्वालिटी, लुक्स बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे अगर हमको एक बात देखनी है, अगर आप अपने फोन को कैमरा जैसे यूज करते हैं, काफी फोटोज निकालते हैं, सेल्फीज निकालते हैं, वीडियोस निकालते हैं, तो डेफिनेटली Redmi Note 7 Pro बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। और साथ ही साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Redmi Note 7 Pro
पावरफुल नहीं है, बहुत ही बढ़िया चिपसेट है, 6 GB रैम के साथ भी आपको मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया पावरफुल ऑलराउंडर डिवाइस है। लेकिन अगर आप एक हैवी गेमर हो, आप एक पावर यूजर हो, तो डेफिनेटली पोको F2 में बिना स्पेसिफिकेशंस देख के बोल सकता हूं कि पोको F2 में ऐसे स्पेसिफिकेशंस होंगे, ऐसा प्रोसेसर होगा जो डेफिनेटली गेमिंग में और स्ट्रीमिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप पावर यूजर हो, हैवी गेमर हो, तो डेफिनेटली पोको F2 के लिए आप रुक सकते हो। एनीवेज Redmi Note 7 Pro भी लेने में काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये भी सेल पे है और मार्च 13 को पहला सेल है। इसके बाद दूसरा सेल कब आएगा किसको क्या पता। पोको F2 भी आने वाला है, तो एनीवेज आपको रुकना ही है तो थोड़ा रुक जाइए, पोको F2 को भी आने दीजिए और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। अगला सवाल है रनेश मात्रे जी का, वो पूछते हैं G-Shock Mudman 9300 वर्सेस G-Shock Mudmaster GSG 100 क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा लेना चाहिए इन दोनों में से? तो यहाँ पे दोनों घड़ियां मड रेजिस्टेंट है, दोनों घड़ियां बहुत बढ़िया है। Mudman 9300 एक डिजिटल ओनली घड़ी है, Mudmaster GSG 100 एक डिजिटल प्लस एनालॉग घड़ी है। Mudman में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, ट्विन सेंसर है वहां पे, यहाँ पे आपको ट्विन सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ दोनों घड़ियां सोलर पावर चार्ज है, टफ सोलर है दोनों घड़ियों में। प्राइसिंग वाइज अगर देखिए तो Mudman 2-2.5 हज़ार आपको सस्ते में भी आ जाएगी। तो आखिर GSG महंगी क्यों है? क्योंकि फीचर्स भी कम है। GSG महंगी क्यों है? क्योंकि उसकी डिज़ाइन बढ़िया है, काफ़ी बड़ा डायल है, लुक्स में बहुत बेहतर लगती है। तो अगर आपको डिसीजन लेना है, अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, लुक्स आपके लिए मैटर नहीं करता है, तो आप Mudman G9300 ले सकते हैं। अगर आपके लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं, 1-2 फीचर्स नहीं मिलेंगे तभी भी चलेगा, जैसे कि थर्मोमीटर नहीं मिला चल जाएगा, डिजिटल कंपास नहीं मिला चल जाएगा, तो डेफिनेटली आप GSG 100 ले लीजिए, क्योंकि लुक्स में बहुत बढ़िया लगती है, डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, और बाकी दूसरे जो फीचर्स है स्टैंडर्ड फीचर्स वो तो सब आपको इसमें मिल ही जाएंगे। तो यही ये डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि Mudman की घड़ी लुक्स में इतनी अच्छी नहीं है, लुक्स हर एक को किसके लुक्स पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते, लेकिन जनरली अगर आप मेजॉरिटी लोगों से पूछो तो डेफिनेटली GSG 100 लुक्स में ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो ये डिफरेंस है। पर्सनली अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे तो मुझे अगर इन दोनों घड़ी में से चूज़ करना है तो मैं भी Mudmaster GSG 100 को ही चूज़ करूँगा। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। लेकिन अगर आप Mudman भी लेते हो तो डेफिनेटली वो भी बहुत बढ़िया घड़ी है, मेरे हिसाब से वो बेस्ट डिजिटल घड़ी है अंडर 10,000 में। जी हाँ, सेल में आपको 8,000 के रेट में भी मिल सकती है वो घड़ी। इसके बाद अगला सवाल बहुत ही फनी सवाल है या काफ़ी सीरियस सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे साइमन परेरा जी ने पूछा है G-Shock and Skimmy watches have the same features, why there is such a huge price difference? G-Shock की घड़ियाँ और Skimmy की घड़ियों में क्योंकि परेरा जी बोलते हैं सेम फीचर्स होते हैं तो प्राइस डिफरेंस क्यों ज़्यादा होता है? तो पहली बात है परेरा जी, G-Shock और Skimmy की घड़ियों में सेम फीचर्स नहीं होते। पता नहीं आपको किसने बताया होगा, सेम फीचर्स नहीं होते। G-Shock का जो प्राइमरी फीचर है शॉक रेजिस्टेंट, जिसके ऊपर ये घड़ी का नाम रखा गया G-Shock, ग्रेविटेशनल शॉक, तो ये जो शॉक रेजिस्टेंस है आपको Skimmy बिल्कुल भी नहीं देता है। ये 1010 कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है G-Shock की घड़ियाँ, यानी कि 10 साल चले आपकी घड़ी, इस कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। 10 साल इसकी बैटरी लाइफ रहे, इस कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। 10 मीटर से आपकी घड़ी नीचे गिरे तभी भी ना टूटे, इस कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। Skimmy ये तीनों कॉन्सेप्ट पे नहीं बनाई गई है। अगर आप कहीं ऊपर से फेंक दे तो टूट सकती है। 10 साल क्या 10 महीने भी अगर Skimmy की कोई घड़ी चल जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पर्सनली मैंने 2 Skimmy की घड़ियाँ यूज़ की है, 6-7 महीने चली है ठीक ठाक, उसके बाद प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे, तो 10 महीने भी मेरे हिसाब से नहीं चलती। तो यहाँ पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बाद टाइम एक्यूरेसी वो भी एक बहुत मैटर है। तो G-Shock आपको बहुत एक्यूरेट टाइम देता है, Skimmy आपको वो एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद और भी काफ़ी फीचर्स है, थर्मामीटर के, डिजिटल कंपास, जो ट्विन सेंसर है, ट्रिपल सेंसर, बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर, ये सब फीचर्स आपको Skimmy कहाँ देता है? Skimmy आपको वर्ल्ड टाइम दे देगा, आपको कैलेंडर दे देगा, कैलकुलेटर दे देगा, दूसरे और फीचर्स दे देगा, लेकिन ये बड़े बड़े फीचर्स आपको Skimmy की घड़ियाँ नहीं देती। तो बहुत फ़र्क है इन दोनों घड़ियों में। वही रीज़न है कि प्राइस में भी फ़र्क है। लुक्स में डेफिनेटली काफ़ी लोग, जिन लोगों को G-Shock के बारे में इतना डिटेल नहीं पता है, तो वो फूल हो सकते हैं। दोनों घड़ी के लुक सेम है तो प्राइस में क्यों फ़र्क है? लेकिन अंदर घड़ी के डायल के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसके वजह से प्राइस में फ़र्क है। होपफुली साइमन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ दोस्तों सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं। आज भी अनफॉर्चुनेटली हमें आपके लिए कोई सुपर डील्स नहीं है, क्योंकि हम हर संडे सिर्फ सुपर डील्स बताते हैं।
एवरी डील्स के बारे में बात नहीं करते, तो सुपर डील्स नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको मैं कोई सुपर डील्स नहीं दे सकूंगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए यार, जोर से लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोग नए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।